नमस्ते बच्चों। हम चर्चा कर रहे थे राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत जो अलग अलग तरह के उपागम हैं, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, अर्थात राजनीतिक भूगोल के अध्ययन से संबंधित जो अलग अलग तरह के उपागम या दृष्टिकोण हैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। इसमें 6 तरह के उपागम जैसे पावर एनालिसिस अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच और मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा पूर्व के वीडियोज़ में कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे फंक्शनल अप्रोच अर्थात कार्यात्मक उपागम। कार्यात्मक उपागम जो हैं फंक्शनल अप्रोच, इसके प्रतिपादक हैं हार्टशॉन। हार्टशॉन ने सर्वप्रथम यह बताया कि राज्य के जो विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयाँ होती हैं उनके बीच पारस्परिक कार्यात्मक अंतर्संबंध पाए जाते हैं और इन्हीं अंतर्संबंधों का अध्ययन राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि राजनीतिक भूगोल का जो मौलिक अध्ययन क्षेत्र होता है वह राजनीतिक इकाई या राज्य होता है, क्योंकि किसी भी राज्य की जो मूलभूत तथा साथ ही जो किसी भी राज्य की जो मुख्य समस्या होती हैं वह उसके अंतर्गत जो अलग अलग क्षेत्रीय इकाइयां हैं उनको एक सूत्र में बांधकर एक संगठित राजनीतिक इकाई के रूप में स्थापित करने की होती हैं। अर्थात मुख्य समस्या जो अलग अलग क्षेत्र हैं किसी भी राज्य के अंतर्गत, उन क्षेत्रों में एकता स्थापित करना होता है। इस तरह से जो राज्य के अंतर्गत विभिन्न तरह की जो क्षेत्र हैं उनके मध्य कौन से ऐसे कारक हैं जो विभिन्नता उत्पन्न करते हैं और कौन से ऐसे कारक हैं जो कि उन क्षेत्रों में एकता स्थापित करने में सहायक हैं। इन दोनों ही प्रकार के कारकों का जो भौगोलिक अध्ययन है वह इस तरफ संकेत करता है कि जो राज्य को कैसे एक सार्वभौमिक इकाई के रूप में स्थापित किया जा सके। अर्थात दो तरह के कारक, एक तो हैं एकता स्थापित करने वाले कारक और दूसरा है विविधता वाले कारक, जो कि राज्य में विविधता युक्त कारक। ये जो अलग अलग कारक हैं उनका भौगोलिक विवेचन राज्य के विभिन्न प्रकार के जो कार्य होते हैं उनके द्वारा प्रतीत होता है, जिससे राज्य को एक संगठित इकाई के रूप में स्थापित करने हेतु संपादित करता है। इस तरह कार्यात्मक उपागम के द्वारा जो राज्य के राजनीतिक भूगोल का अध्ययन दो तरह से किया जा सकता है। राज्य का जो अध्ययन है वह एक राज्य के राजनीतिक भूगोल का जो अध्ययन है, द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ अ स्टेट, वह राज्य के कार्यों के द्वारा कर सकते हैं। राज्य के कार्य दो तरह के होते हैं, आंतरिक कार्य और दूसरा है राज्य के बाह्य कार्य। किसी भी राज्य के राजनीतिक भूगोल का अध्ययन उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर किया जा सकता है। यह कार्य दो प्रकार के पहला है आंतरिक दशाओं के अनुसार राज्य के आंतरिक कार्य, जो कि उसे एक संगठित इकाई के रूप में स्थापित करने में सहायक होते हैं, आंतरिक कार्य। और दूसरा है बाह्य कार्य, अर्थात बाह्य कार्य। आंतरिक कार्य जो हैं, राज्य के आंतरिक कार्य का जो विश्लेषण है वह मानव जनसंख्या और क्षेत्र के एक संगठित इकाई के रूप में किसी भी राज्य की जो मूलभूत आंतरिक समस्या होती हैं वह उसमें अलग अलग जो क्षेत्रीय इकाइयां हैं उनको एकता के सूत्र में आबद्ध करने की होती है। अर्थात जो मुख्य समस्या या उसे हम एक उद्देश्य भी कह सकते हैं कि राज्य का मुख्य उद्देश्य विभिन्न अलग अलग जो इकाइयां हैं उन इकाइयों को एकता के सूत्र में बांधने का है, क्योंकि जितने भी राज्य के अलग अलग जितने भी क्षेत्र राज्य के जो विभिन्न भौगोलिक भागों में स्थित हैं उनकी अलग अलग भौतिक, सामाजिक और आर्थिक विशेषताएं हो सकती हैं। इसलिए सर्वप्रथम राज्य इन सभी क्षेत्रीय इकाई को एकता में आबद्ध करने हेतु कुछ कार्यों को पूर्ण करता है। ये जो कार्य हैं वह है, सर्वप्रथम जो कार्य है वह यह है कि राज्य जो सम्मिलित इकाइयां हैं उनमें केंद्रीय नियम परिनियम को लागू करने के लिए विभिन्न जो क्षेत्रीय इकाई होते हैं उन इकाइयों के राजनीतिक संबंधों पर नियंत्रण रखता है। इसके अंतर्गत क्षेत्रीय इकाइयों की जो विभिन्न राजनीतिक संस्थाएं हैं वह केंद्रीय प्रशासन के संदर्भ में ही अपने कार्यों को, गतिविधियों को संचालित कर पाती हैं। अर्थात राज्य का एक जो केंद्रीय प्रशासन होता है वह संपूर्ण राज्य में एकता स्थापित करने के लिए उस राज्य में जो अलग अलग क्षेत्रीय इकाइयां हैं उन इकाइयों में
उन इकाइयों पर अपने नियम परिनियम अर्थात केंद्रीय नियमों को लागू करने का रहता है तथा वहाँ का जो प्रशासन है, जिसे हम राज्य प्रशासन कह सकते हैं, वह केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत ही अपनी गतिविधियों को संचालित कर पाता है। इससे कोई भी क्षेत्रीय इकाई इतनी अधिक स्वतंत्र नहीं रहती कि वह केंद्रीय नीति के विरुद्ध किसी बाह्य राज्य से संपर्क बना सके, क्योंकि क्षेत्रीय इकाइयों को इतनी अधिक स्वतंत्रता यदि दे दी जाए तो फिर उस राज्य को एक संगठित इकाई के रूप में स्थापित करना संभव नहीं हो पाएगा। दूसरे जो कार्य है वह है सामाजिक तथ्य। अलग अलग तरह के जैसे सामाजिक तथ्य जैसे भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति, परंपरा, शिक्षा आदि में क्षेत्रीय इकाइयाँ आदि के रेफरेंस में जो अलग अलग जो क्षेत्रीय इकाइयाँ हैं उनमें अलग विभिन्नताएं अर्थात डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं और हर इकाई अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाए रखने के लिए इन तथ्यों पर केंद्रीय प्रशासन का जो नियंत्रण है उसे उसका नियंत्रण स्वीकार नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में राज्य एक सीमा तक जो इन क्षेत्रों के अपनी जो सामाजिक विशेषता है, पहचान है, उनकी विभिन्नता को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि इससे विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों की पहचान भी बनी रहती है। कुछ राज्य तो इन जो विभिन्नता उत्पन्न करने वाले कारक हैं उन पर एक समान पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं, क्योंकि यह राजनीतिक और भौगोलिक दृष्टि से, हालांकि यह उचित नहीं होता है कि कोई भी राज्य है वह किस तरह से उसके जो अलग अलग क्षेत्र की जो अलग अलग सामाजिक विशेषताएं हैं उन पर अगर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लेगा तो इससे असंतोष में वृद्धि होगी, जैसे कि चीन में देखने को मिलता है। और यह कभी भी यह स्थिति उस क्षेत्रीय इकाई में पृथकता की भावना को, अलगाववाद की भावना को विकसित कर सकती हैं। इसी तरह से राज्य के जो आर्थिक कारक होते हैं उसमें भी राज्य अपनी क्षेत्रीय इकाइयों में एक समान आर्थिक संगठन को विकसित करने का प्रयास करता है और राज्य क्षेत्रीय इकाइयों के बाह्य आर्थिक संपर्कों पर भी नियंत्रण रखता है। आर्थिक संगठनों की समानता के लिए राज्य समान मुद्रा प्रणाली, समान आर्थिक संस्थाएं और ऐसी नीतियों को विकसित करता है जो कि उसे एक आर्थिक रूप से एकता के सूत्र में आबद्ध कर सके। इस प्रकार सभी प्रकार के आर्थिक उत्पादनों के मूल्य, व्यापार आदि पर राज्य नियंत्रण करता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि क्षेत्रीय इकाइयाँ अपने पृथक अस्तित्व की भावना को विकसित नहीं कर पाए। इसी तरह से राज्य में अलग अलग जो इकाइयाँ हैं उनमें ऐसी राजनीतिक भावनाएं और विचारों को विकसित करता है जो विभिन्न इकाइयों के लोगों में उस राज्य के प्रति वफादारी की भावना को विकसित करने में सहायक हो सके। इस तरह से इन कार्यों से जो कि अलग अलग, जैसे कि हमने राजनीतिक संबंधों पर किस तरह से नियंत्रण करता है राज्य, या सामाजिक जो तथ्य हैं अलग अलग उनको किस तरह से नियंत्रित करता है, और साथ ही आर्थिक और राजनीतिक भावनाओं से संबंधित कारकों को किस तरह से राज्य अपने कंट्रोल में करता है। तो इन कार्यों से किसी राज्य के राजनीतिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है। वास्तव में राज्य संगठित इकाई के रूप में अपने अस्तित्व को बनाए रखने हेतु ये जो अलग अलग तरह की विभिन्नताएं पाई जाती हैं उन पर नियंत्रण रखने का प्रयास करता है। भौगोलिक दृष्टि से कोई भी राज्य एक भौगोलिक इकाई के रूप में नहीं रहता है। उसमें भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधताएं देखने को मिलती हैं। इस तरह से राज्य का जो उद्देश्य है वह इन सभी तरह की डिफरेंसेस हैं उनमें विभिन्न इकाइयों को एक सूत्र में बांधना होता है, जिससे राज्य स्वयं एक पूर्ण संगठित इकाई के रूप में विकसित हो सके। हार्टशॉन के अनुसार किसी भी राज्य के कई प्रकार के क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्र हो सकते हैं जो कि अपनी विभिन्नता अलग अलग रूपों में व्यक्त करते हैं। जैसे कि कुछ क्षेत्र तो ऐसे होते हैं जहाँ कम या अधिक रूप से मानवीय या भौतिक बाधाओं से एक दूसरे से अलग हो रहे हो। इसी तरह से कुछ क्षेत्र होते हैं ऐसे क्षेत्र जो किसी सीमा तक बाह्य राज्यों से संबंध रखते हो, जैसे कि अपने पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं वह बाह्य देश जैसे कि म्यांमार हैं, चाइना है आदि से ज़्यादा संबंध रखते हैं, चाहे वह सामाजिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से हो या भौतिक रूप से। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ जनसंख्या आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न विचार रखती हों। इस प्रकार जो क्षेत्रीय विभिन्नता से युक्त जो क्षेत्र हैं उनको एकता में किस तरह से आबद्ध किया जा सके, इस हेतु राज्य के जो आंतरिक कार्य हैं उसको हार्टशॉन ने दो तरह के भागों में बांटा है। अर्थात आंतरिक कार्यों का विभाजन हार्टशॉन ने दो तरह से किया है। एक तो अपकेंद्रीय शक्ति के रूप में
अपकेंद्रीय शक्तियों के रूप में, और दूसरा है अभिकेंद्रीय शक्तियों के रूप में किए जाने वाले कार्य। अभिकेंद्रीय शक्तियाँ। जो अपकेंद्रीय शक्तियाँ हैं उसमें संगठित जो राजनीतिक इकाई के रूप में राज्य क्षेत्रीय इकाइयों का संगठन होता है। अतः यह स्वाभाविक है कि किस तरह से राज्य के अंदर विभिन्नता उत्पन्न करने वाले भौगोलिक तत्व जो हैं वह राज्य के एकीकरण में बाधा उत्पन्न करते हैं। ये भौगोलिक तत्व भौतिक विभिन्नता से लेकर सामाजिक आर्थिक कारकों के रूप में हर राज्य में दिखाई देते हैं। हार्टशॉन ने इन्हें अप केंद्रीय शक्तियाँ कहा है जो राज्य की केंद्रीय विचारधारा से हर क्षेत्रीय इकाई को अलगाव की ओर प्रेरित करती हैं। ये जो शक्तियाँ हैं या इसे हम बाधाएं भी कह सकते हैं, वह निम्न रूप से है। पहली जो बाधा है वह है भौतिक बाधाएं। भौतिक बाधाएं जो होती है वह प्रत्येक राज्य, चूँकि वह एक भौगोलिक प्रदेश नहीं है, उसमें अनेक प्रकार की भौतिक बाधाएं जैसे पर्वत, मरुस्थल, नदी आदि बाधाओं से युक्त रहता है। प्राचीन काल से ही ऐसी बाधाएं राज्यों के एकीकरण की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती रही हैं। जैसे उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर के राज्य जो कि दुर्गम पहाड़ी घाटियों, नदी नालों से युक्त हैं, देश की मुख्य धारा से कटे रहे हैं। इन स्थलीय बाधाओं के कारण ही क्षेत्रीय लोगों में क्षेत्रीयता की भावना उभरती रही है, क्योंकि इन्हीं बाधाओं से परिवहन, संचार आदि सुविधाओं का विस्तार नहीं हो पाता है, जिससे राज्य संबंधी जो एक केंद्रीय अवधारणा संबंधी इकाई में विकसित नहीं हो पाती। दूसरी है भौतिक बाधाएं और दूसरी है भौतिक दूरी। भौतिक दूरी से जो तात्पर्य है वह है कि राज्य के जो आकार और विस्तार के अनुसार विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयां हैं उनके बीच की दूरी भी एक महत्वपूर्ण कारक है, जो विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों को या विभिन्न इकाइयों को क्षेत्रीयता की भावना से युक्त करके उन्हें राजनीतिक इकाई से अलग करने को प्रेरित करती हैं। क्योंकि राज्य के जो प्रशासनिक केंद्र हैं उससे जैसे जैसे किसी भी क्षेत्रीय इकाई की परिधीय दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे राज्य और क्षेत्रीय इकाई का संबंध कमज़ोर पड़ने लगता है। एग्जाम्पल के लिए वही भारत का पूर्वोत्तर जैसे आसाम, मणिपुर, नागालैंड आदि राज्यों में जिस तरह की वर्तमान में अलगाव की स्थिति पैदा हुई है। तीसरे हैं जनशून्य क्षेत्र। यद्यपि वर्तमान में जनशून्य क्षेत्र नहीं के बराबर हैं, जनशून्य क्षेत्र जो होते हैं वो किन्हीं भी इकाइयों के मध्य में एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में होते हैं, जो राज्य और क्षेत्रीय इकाइयों में अंतर को स्थापित करते हैं। किसी भी पहाड़ी अथवा पठारी भाग हर देश कोई भी जो पहाड़ी या पठारी भाग है वह हर देश में हैं, जो हाल तक विभिन्न मानव समूहों में संबंध बनाने में बाधक रहे, लेकिन जो वर्तमान में रेडियो, टेलीविज़न तथा अन्य जो संचार साधन हैं इनके द्वारा इन पर विजय प्राप्त कर ली गई है। चौथी जो है वह तीसरी तो जनशून्य बाधाएं थी, जनशून्य क्षेत्र जो कि बाधाओं के रूप में होते हैं, और चौथे जो हैं वह है प्रजातीय बाधाएं। प्रजातीय बाधाएं किसी भी राज्य में विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसी जनसंख्या का निवास प्रजातीय बाधाओं से मतलब है कि ऐसा जनसंख्या समूह जो कि भावनात्मक रूप से जो समीपवर्ती जो देश हैं, बाहरी देश हैं, उससे जुड़ा हुआ हो। जैसे कि हमारे पूर्वोत्तर के जो अधिकतर जो प्रजाति जो हैं वह मंगोलियन अर्थात चीन की जो मंगोली प्रजाति है उससे अधिक संबंध रखती है। यह भी एक ऐसा कारक है जो उस सीमावर्ती क्षेत्र की जनसंख्या में अपने राज्य की विचारधारा से अलग हटकर जो बाह्य देश हैं उसकी विचारधारा को प्रोत्साहित करता है। जैसे कि भारत के जो समीपवर्ती पंजाब, कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा, नागालैंड आदि प्रांतों की जो जनसंख्या है वह ब्रिटिश काल में एक समूह के रूप में निवास करती थी, लेकिन विभाजन के बाद जनसंख्या का कुछ भाग भारत तथा कुछ समीपवर्ती देशों में रह गया। इसके परिणाम स्वरूप आज भी यह राज्य केंद्रीय शासन से अलग विचारधाराएं रखते हैं। इस तरह से निष्कर्ष
जो प्रमुख जो अपकेंद्रीय शक्तियों के रूप में जो प्रमुख बाधाएं जैसे भौतिक बाधा है, भौतिक दूरी है, जनशून्य क्षेत्र हैं, प्रजातीय बाधाएं हैं, इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो अपकेंद्रीय शक्तियां हैं वह हमेशा क्षेत्रीय इकाइयों और राज्य के मध्य संबंधों को कमज़ोर बनाने का कार्य करती हैं तथा क्षेत्रीय इकाइयों में अलगाववाद की भावना को विकसित करती हैं। राजनीतिक भूगोल को राज्यों का अध्ययन करते समय ऐसी शक्तियों के वितरण, प्रतिरूप, स्थिति एवं उनकी विशेषताओं का अध्ययन करके उन्हें दूर करने के उपाय बताने चाहिए। इस तरह से ये जो भौतिक बाधाएं हैं उनके विपरीत सामाजिक सांस्कृतिक बाधाएं ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि भौतिक बाधाओं पर तो परिवहन, संचार साधन और अर्थव्यवस्था का विकास करके विजय प्राप्त की जाती है, जबकि जो सामाजिक सांस्कृतिक बाधाएं होती हैं उनमें विभिन्न क्षेत्रीय जो इकाइयां हैं उनके मध्य में पारस्परिक समझ और राज्य विशेष के एक अंग के रूप में रहने की उत्कंठा से दूर की जा सकती हैं। एक सीमा तक राज्य इन सभी प्रकार की जो क्षेत्रीय विशेषताएं हैं उनको नियंत्रित भी कर सकता है, परंतु जबरन किसी भी देश की क्षेत्रीय इकाई की जो सामाजिक सांस्कृतिक बाधाओं पर नियंत्रण रखना एक तरह से कभी भी विस्फोटक के रूप में प्रकट हो सकता है। इसलिए समान विचार पद्धति, समान आर्थिक और समान सामाजिक संगठन का विकास करके इन भावनाओं को दूर किया जा सकता है। इस तरह से राज्य में जो अपकेंद्रीय शक्तियाँ होती हैं वह राज्य का भौगोलिक विश्लेषण करने के बाद कुछ ऐसी शक्तियाँ भी होती हैं, राज्य कुछ ऐसी शक्तियों को खोजता है जिससे या प्रोत्साहित करता है जिससे कि वह शक्तियाँ राज्य की विभिन्न इकाइयों को एकता के सूत्र में बांधे रखने में सहायक होए। ये शक्तियाँ अभिकेंद्रीय शक्तियों के रूप में है, अर्थात सेंट्रीपिटल फोर्सेस के रूप में अभिकेंद्रीय शक्तियाँ अर्थात इस तरह के कार्य राज्य के जो जनसंख्या में ही उपस्थित रहती हैं अभिकेंद्रीय शक्तियाँ, उनको उभार करके राज्य को इनको विकसित करना चाहिए ताकि जिससे अपकेंद्रीय शक्तियों पर विजय प्राप्त की जा सके। अर्थात किसी भी राज्य को यदि अपनी सभी क्षेत्रीय इकाइयों के मध्य में एकता स्थापित करनी है, उन्हें एकता के सूत्र में बांधे रखना है, वहाँ अपने केंद्रीय प्रशासन को अधिक मजबूत बनाना है, तो वहाँ की जो अभिकेंद्रीय शक्तियाँ हैं जो कि एक प्रमुख बाधा के रूप में होती हैं, उन बाधाओं पर नियंत्रण करने के लिए अपकेंद्रीय शक्तियों को विकसित करना चाहिए ताकि संपूर्ण इकाइयों को एक कार्यात्मक रूप में संगठित इकाई बना सके। इस तरह से इन शक्तियाँ जो अभिकेंद्रीय शक्तियाँ हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।